तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। पहले तो हमारे सब दर्शक बलजीत परमार फॉर यू चैनल के 1,40,000 के करीब सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से आज सबसे बड़ा धन्यवाद। आज हमारी चैनल का 600 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए पर्सनली एक बहुत बड़ा खुशी का मौका है और वो खुशी मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद, आपका शुक्रिया जो इतना लंबा समय आप हमारे साथ जुड़े रहे और आज तक जुड़े रहे हैं। बहुत आसान नहीं होता एक चैनल चलाना अकेले आदमी के लिए। आपका साथ नहीं होता तो शायद ये चैनल इतना लंबा समय ना भी चलती। मुझे आज भी याद है वो पहला दिन 22 जनवरी 2021, जब पहला एपिसोड हमने इसका बनाया था। करीम लाला अंडरवर्ल्ड के जो पहले डॉन थे उनको लेकर, और आज वो एपिसोड भी तकरीबन 1.5 लाख के करीब चल चुका है। ये बहुत बड़ी प्राप्ति होती है, उपलब्धि होती है, लेकिन वो देखने वालों के बिना कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। इसलिए इस पूरी कामयाबी का सेहरा आप लोगों के सर पे जाता है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और कुछ मैं इस खास मौके पे कुछ खास किस्म की बातें ही करनी चाहता हूँ। क्राइम रिपोर्टिंग कोई आसान काम नहीं होता। बहुत खतरों से खेलना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, समय का ख्याल नहीं रहता, अपनी मूवमेंट्स पे नज़र रखनी पड़ती है, अपनी शक्ल को बचा के रखना पड़ता था पहले। आजकल तो टेलीविज़न का ज़माना आ गया, आप नहीं अपने आप को छुपा सकते। लेकिन जब हमने काम करना शुरू किया था तो लोगों को सिर्फ नाम पता होता था, आपकी शक्ल नहीं पता होती थी। और किसी भी अखबार में रिपोर्टर की फ़ोटो नहीं छपती थी। आजकल तो अजीब चलन हो गया है कि छोटी सी खबर होती है और रिपोर्टर की फ़ोटो बड़ी छपी होती है। लेकिन वो पहला एपिसोड जो करीम लाला पे मैंने बनाया था, उसने बहुत कुछ याद करवा दिया। अपने जर्नलिज्म की जर्नी, एक सफ़र जो मैंने 1977 में शुरू किया था, वो आज तक चालू है, जारी है। करीम लाला से मेरे रिश्ते ऐसा ऐसा बहुत घर जैसे हो गए थे, क्योंकि करीम लाला भले अंडरवर्ल्ड के डॉन थे, लेकिन कोई क्रिमिनलिटी उनके कामों में, उनके अंदाज में नज़र नहीं आती थी। वो बहुत ही जिसको हम कहते हैं कि एक बहुत केयर करने वाले इंसान थे। और उनकी वजह से उनके साथ जो मेरी मित्रता हुई, नज़दीकियाँ हुई, उनके पीछे उनके भतीजे रहमान का बहुत बड़ा रोल था, अब्दुल रहमान खान पठान। वो मेरे मित्र बन गए थे 1985-86 में, और मित्रता हमारी हुई थी बैरीज रेस्टोरेंट से। मैं आपको बताता हूँ कि घर से बाहर निकलना एक रिपोर्टर के लिए कितना खतरनाक भी हो सकता है और कितना कामयाब भी हो सकता है। बैरीज रेस्टोरेंट चर्च गेट के पास, मुंबई में, स्टेशन के एकदम पास, समुंदर के करीब, मेरीन ड्राइव के पास, बहुत हैपनिंग प्लेस थी। वो जगह थी जहाँ पे शाम को अंडरवर्ल्ड से जुड़ी कोई ना कोई हस्ती ज़रूर आती थी। इसलिए नहीं कि वहाँ पे कोई क्राइम की बातें होती थी या जराइम की बातें होती थी, इसलिए कि वहाँ पे एक बैंड चलता था जिसमें फिल्मी गानों को सिंगर गाया करते थे। ज़्यादातर सिंगर वो कलकत्ता के थे, एक फीमेल सिंगर, एक मेल सिंगर, और 3-4 आदमी लोग लाइव बैंड बजाते थे और गाने सुने जाते थे। साफ सुथरा माहौल था, कोई बद्यापन नहीं था, कोई डांस नहीं था। बड़े स्लो साउंड पे म्यूज़िक रखा जाता था और सूदिंग एटमॉस्फेयर होता था। और वहाँ पे बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ी हस्तियाँ आती थी।
पुलिस के ऑफिसर आते थे, कस्टम के ऑफिसर आते थे। बहुत लोगों का एक मिलने गिलने का अड्डा था वो। और मेरी कुछ खुशकिस्मती ऐसी थी कि नासिर जो उसका मालिक था बैरीज रेस्टोरेंट का, उसके पहले बैरी साहब पंजाबी थे जो वो रेस्टोरेंट के मालिक थे। बाद में उन्होंने ये रेस्टोरेंट बेच दिया और गेट ऑफ इंडिया के पास उनके बेटे ने एक और रेस्टोरेंट खोल लिया था। तो बैरीज रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने एक और रेस्टोरेंट हुआ करता था। उसके साथ पुराना जो ब्रैबर्न स्टेडियम है क्रिकेट का, वो भी उसी रोड पे है। और उसके साथ एम्बेसडर होटल, मुंबई का सबसे पहला रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट एम्बेसडर में बना था। मैं जब सिक्योरिटी का काम करता था तो हॉलीडे इन के साथ साथ एम्बेसडर का भी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था। और वेलिंगटन क्लब जो मुंबई का सबसे पॉश क्लब गिना जाता है, उसका भी सिक्योरिटी चार्ज मेरे पास था। तो जब मैं एम्बेसडर में काम करता था चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, तो क्योंकि नासिर का होटल उस एम्बेसडर होटल से 7-8 दुकानें छोड़ के आता था और तकरीबन सब के सब वो बिल्डिंग में रेस्टोरेंट ही थे। कोई चाइनीज़ था, साउथ इंडियन था, एक टी हाउस था, उसमें रेशम भवन के पास नीचे उसका नाम ही टी हाउस था। तो इस तरीके से वो एक तरीके से खाने पीने का सामान ही उस रोड पे ज़्यादा मिलता था। तो एम्बेसडर से मेरी दोस्ती नासिर से हुई। नासिर को मिलना गिलना शुरू हुआ। मेरा ऑफिस भी इंडियन एक्सप्रेस का ऑफिस उसके नज़दीक था। तो घर वापस जाते हुए नासिर के पास रुक जाना, बातचीत करनी, और वहीं पे मेरी मुलाकात हुई पहली बार अब्दुल रहमान खान पठान से। और वहीं पे मैं पहली बार मिला था इकबाल मिर्ची को, वहीं पे मिला था अहमद अंतुल्ले को, वहीं पे मिला था बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को जिनके नाम लेना अभी ठीक नहीं है, कुछ इस दुनिया में हैं कुछ नहीं हैं। तो एक सर्कल जो आपका बनता है, जो आदमी क्राइम फील्ड में है उनकी एक प्राइवेट लाइफ भी होती है। अब मेरा असूल ये होता था कि जो क्राइम करता है उसको उसकी सज़ा देना या तो पुलिस का काम है या कोर्ट कचहरी का काम है। बलजीत परमार कोई नहीं होता किसी को सज़ा देने। और मेरा पर्पस मतलब यही होता था कि बातचीत करके उनसे कुछ अंदर की बातें निकालना, जो गलत फहमियाँ जर्नलिज्म में फैलती हैं कि ये काम फलाने कर दिया, ये उसने कर दिया। तो मैं इन लोगों से मिल के वो कंफर्म कर लिया करता था कि ये काम आपका है या किसी और का है। तो वहाँ से अब्दुल रहमान से मेरी दोस्ती काफ़ी मेरे प्रोफेशन में, मेरे पत्रकारिता में बहुत काम आई। वही अब्दुल रहमान था जिसने 1988 के बिगिने में मुझे दाऊद इब्राहिम से मिलाया। कोई मतलब नहीं था, कोई मैंने इंटरव्यू नहीं करनी थी। मैंने कभी किसी गैंगस्टर की, किसी क्रिमिनल की इंटरव्यू नहीं की आज तक। मैंने कभी भी किसी क्रिमिनल को ग्लोरीफाई नहीं किया। मिलता था एक अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। इधर की बात उधर कभी नहीं की। ना मुझे कभी ने पूछा किसी ने कि तुम दुबई गए थे, दाऊद को मिले नहीं मिले, क्यों मिले या ना मिलो। ये किसी की हिम्मत नहीं मुझे बोलने की। और ना ही मैंने कभी किसी को अपना काम बोला। किसी का कोई अर्जेंट कोई ह्यूमन लेवल पे केस आता था, मैं उस गरीब आदमी की मदद के लिए ज़रूर बोल देता था। कभी छोटा राजन को, कभी दाऊद को, तो लेकिन कभी छोटा शकील को। लेकिन अपने लिए मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। किसी का कोई एहसान नहीं है मेरे ऊपर। रहमान के साथ दोस्ती थी, उसके साथ मैंने एक बार काम किया था, जो अपना अखबार निकाला था बॉम्बे आई। उसके लिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी मुंबई में। आपको मालूम है मुंबई में सबसे ज़्यादा किल्लत जगह की होती है। तो रहमान का होटल था अपना, न्यू आर के होटल। रहमान करीम लाला के भाई का बेटा था, रहीम खान का। तो भतीजा था लेकिन बेटों जैसा था। कोई लेना देना नहीं किसी से, पढ़ा लिखा आदमी अपना ज़िंदगी होटल से और अपने दोस्तों के साथ व्यतीत करता था। रेस कोर्स को शौक़ था उसको, रेस कोर्स पे चले जाते थे। उसके साथ रेस कोर्स के जो मेंबर थे वो गैलप्स रेस्टोरेंट जो अंदर है वहाँ भी जाते थे।
तो रहमान के साथ मुझे बहुत से लोगों को मिलने का मौका मिला और वो लोग रहमान की रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि रहमान का करैक्टर और उसका जो पर्सनैलिटी थी वो कुछ इस किस्म की थी कि हर आदमी उसके साथ प्यार से, इज्जत से बात करता था। कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन नहीं था, लेकिन क्योंकि करीम लाला फैमिली से था इसलिए सब जानते थे। खैर, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोग उसको जानते थे दूसरे, तो मेरे साथ उसकी मित्रता हो गई। तो जब मैंने 93 में ब्लास्ट के बाद अपना अखबार चलाने की सोची, बॉम्बे आई उसका नाम था, तो वो मैंने रहमान के साथ शुरू करना इसलिए क्योंकि मुझे जगह चाहिए थी। तो 2 कमरे रहमान ने अपने होटल के मुझे दिए उस अखबार के लिए, और जो कॉमन रिसेप्शन थी होटल की उसका इस्तेमाल दिया। एक छोटी सी कैबिन थी, उसमें हमारा अकाउंटेंट वगैरह, कैश वगैरह बैठते थे, कैशियर बैठते थे, और जो टेलीफोन लाइन थी, 6 लाइन लैंडलाइन उस ज़माने में होटल की थी। मुझे आज तक नंबर याद है, 23861471 से लेके 76 तक वो लाइन टेलीफोन की चलती थी। उनका इस्तेमाल मुझे रहमान ने दिया। तो हम दोनों ने पार्टनरशिप में कंपनी बनाई, प्रेसमैन पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, लीगली रजिस्टर्ड करवाई, बैंक में खाता खोला। एक रहमान पार्टनर और एक मैं बलजीत परमार पार्टनर। कोई इसमें छुपी छुपाई वाली बात नहीं थी, कोई चोरी चकारी नहीं थी। ओपनली हमने कंपनी में रजिस्टर करवा के कंपनी बनाई और उस अखबार को चलाया। 3.5 साल वो अखबार हमारा चलता रहा। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हुई, वो हमने कंपनी बंद करके अखबार बंद कर दिया। मैं दूसरे काम धंधे में, लेकिन हमारी दोस्ती में कभी कोई फ़र्क नहीं आया। तो दाऊद इब्राहिम से मिलने के बाद मैं जब दुबई जाता था मुलाकात होती थी, लेकिन मैंने कभी इंटरव्यू नहीं किया कि मुझे मालूम, इसलिए कि जो आदमी अंडरवर्ल्ड में सरगर्म है, डॉन है बहुत बड़ा, उस आदमी को मैं कुछ भी पूछूंगा तो वो जवाब वही देगा जो उसने देना है। आपसे उसके अंदर जो कोई नई बात नहीं निकाल सकते, बल्कि उसके उन जवाबों से कई बार गलत फहमियाँ समाज में गलत मैसेज जा सकता है। तो मैं उस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता था। ना मैं कभी किसी पॉलिटिशियन की इंटरव्यू करता हूँ, ना कभी किसी गैंगस्टर की आज तक इंटरव्यू की है। मिलना जुलना इसलिए होता था क्योंकि कॉमन फ्रेंड्स बीच में थे। करीम लाला, रहमान के भाई बहुत रिस्पेक्ट करता था मेरा सलाहुद्दीन, अभी भी है, मुंबई में रहता है। कई लोगों को तो पता ही नहीं कि रहमान का भाई भी है सलाहुद्दीन। इतना लो प्रोफाइल फैमिली रखने वाले लोग, सब लोगों के साथ उठना बैठना, वो मुझे एक उनके करैक्टर को समझने के लिए मदद मिलती थी। मैंने जैसे पहले कहा कि कानून अपना काम करे, मेरा अपना काम था, मेरा काम पत्रकारिता था, तो मैं वो करता था। क्योंकि हर पत्रकार के लिए ज़रूरी होता है कि वो जो सिक्के के दोनों साइड होती हैं, 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन, वो दोनों उसको देखनी पड़ती हैं। आप सिर्फ पुलिस के वर्शन पे भरोसा नहीं कर सकते। पुलिस किसी क्राइम को लेके क्या प्रेस रिलीज देती है, उसी प्रेस रिलीज को छापना पत्रकारिता नहीं होता। तो मेरी कोशिश होती थी कि उस सिक्के के दूसरी तरफ भी देखा जाए। तो मैं इसलिए मेरी रिपोर्ट्स पुख्ता हो जाती थी कि जब कोई बड़ा मर्डर अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड होता था, किसने किया किसने नहीं किया वो पहले किसी को पता नहीं होता था, लेकिन मैं अपने सोर्स से कंफर्म कर लेता था कि ये कांड जो हुआ है ये आपका काम है या किसी और का है। और ये उनकी अच्छाई थी कि वो मुझे सच्चाई बता देते थे। अगर उनका काम होता था तो कह देते थे हमारा काम है, अगर नहीं होता था तो डिनाई कर देते थे, ये हमने नहीं किया, किसी और ने किया होगा। और मैं वो बात बिना किसी का नाम लिए अपनी रिपोर्ट में छाप देता था। अब पुलिस ने कुछ भी कहा हो, लेकिन जब मैं छापता था तो उसमें हकीकत होती थी कि ये काम दाऊद गैंग का है, ये काम छोटा राजन गैंग का है, ये अरुण गवली का है, या अमर नायक के गैंग का है। तो पुलिस को भी पता चल जाता था किसका काम है, बिना नाम लिए मैं सच्चाई बयान कर देता था। तो पुलिस वाले को भी वो रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए कि मैं जो भी है वो सच्चाई बयान करता हूँ।
कभी घुमा फिरा के बात नहीं की, कभी किसी को बेमतलब तंग नहीं किया, किसी का फ़ायदा नहीं उठाया। इसी तरह इन लोगों से जो मेरी पत्रकारिता को फ़ायदा हुआ, जो अंदर की खबर आती थी जो और किसी के पास नहीं जाती थी, उसकी वजह से शायद मुझे ये चैनल चलाने में बाद में बहुत मदद मिली। मतलब न्यूज़पेपर छोड़ने के बाद भी वो लोग मेरे टच में रहे जो उस ज़माने में मिला करते थे, जो बहुत सारे खबरी जो आज भी मुझे मुंबई से खबरें देते हैं, वो उस समय पे पुलिस के खबरी हुआ करते थे। लेकिन उनको मेरे ऊपर भरोसा है कि जो बात मुझे बताएंगे वो बाहर कहीं नहीं जाएगी। इसी तरह बड़े पुलिस ऑफिसर, कोई ऐसा डायरेक्टर जनरल महाराष्ट्र का नहीं होगा या पुलिस कमिश्नर ऐसा नहीं होगा जो मुझे पर्सनली नहीं जानता था। मिलते थे, साथ में खाना भी खाते थे, सलाह मशवरा भी करते थे और बड़े सरकारी फैसलों में सलाह लेते थे। ये उनको यकीन था कि बलजीत परमार जो सलाह देगा सही देगा, उसके पीछे कोई मतलब या कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं होगा। तो ये बड़ी मुझे भी हैरानी होती है कि एक तरफ क्राइम वर्ल्ड के साथ इतना अंदर तक जाना और दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट के साथ इतना अंदर तक जाना और उस तालमेल को एक लक्ष्मण रेखा की तरह बचा के रखना, जो एक करैक्टर की, तहजीब की, ईमानदारी की, पत्रकारिता की जो एक लक्ष्मण रेखा होती है, उसको कभी क्रॉस नहीं किया। शायद यही कारण था कि मैं बाकी क्राइम रिपोर्टर्स से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा कामयाब रहा। और जब ये चैनल चलाने का सोचा, दिमाग में आया, दोस्तों ने बोला कि आप इतना लिखते हो, इतनी बात करते हो, तो इसको आपको लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ये जितना मसाला आपके पास है, जितनी घटनाएं आपके पास हैं, वो जनता तक पहुंचानी चाहिए। लिखने की, किताब लिखने की वो मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि किताब लिखो भी तो पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं। मुझे आप बहुत लोग पूछते हो कि आप किताब कब लिखोगे। मैंने बड़े बड़े लोगों की, जो पुलिस के पुराने कमिश्नर थे, केस मारिया, उसके बाद विलास टूपे, बहुत से लोगों ने किताबें लिखी हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बिकती है? 10,000, 5,000, 25,000, 30,000, रेंज नहीं है, रीच नहीं है उनकी। और किताब पढ़ने का समय किसी के पास नहीं है। 2-3 मिनट बात करने का समय नहीं है लोगों के पास। फेसबुक पे दोस्त बन जाते हैं, आप उनको मैसेज भेजो, उसका रिप्लाई वो एक छोटा सा कोई लव का साइन दे के या थैंक यू का साइन ढूंढ के वो लगा देते हैं हाथ से। थैंक यू या आई लव यू टाइप करने का टाइम भी, समय भी किसी के पास नहीं है। दूसरी बात, किताबों में क्या होता है, आप जब आपने एक लिख दिया तो आप उसके लिए कमिटेड हो जाते हो। उसमें कुछ गलती रह जाए तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है और लोग वो गलती पकड़ के आपके पीछे लगे रहते हैं और जो अच्छी बातें किताब में होती हैं उसका जिक्र नहीं करते। लेकिन रीच बहुत कम होती है, इसलिए ये माध्यम जो यूट्यूब का माध्यम है, सोशल मीडिया का माध्यम है, इसमें आपको सबको मालूम है कि आज 1,40,000 करीब सब्सक्राइबर हैं, आगे भी बढ़ेंगे। लाखों घंटे, मिलियंस ऑफ आवर्स लोग सुन चुके हैं। दुनिया भर में लोग जानते हैं इस चैनल को, मेरे से ज़्यादा चैनल का नाम जानते हैं लोग। तो ये सब आप लोगों की मेहरबानी का सदका है। मेरे पास जो एक पूंजी थी एक्सपीरियंस की, तजर्बे की, नॉलेज की, ज्ञान की, अपने फील्ड की, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। साथ ले जाऊँगा तो कहाँ लेके जाऊँगा। तो ये आपका बहुत बढ़िया एक आपका एक बार फिर सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ। कल से फिर नई किस्से कहानियाँ लेके अंडरवर्ल्ड के दूसरे फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।